नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं हिंदी चैप्टर 12वां जिसका नाम है रानी। ये एक गद्य है। इसके लेखक हैं महादेवी वर्मा। इनका जन्म सन 1907 ईस्वी सन और निधन सन 1987 ईस्वी सन में हुआ था। हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा अर्थात मैं निर्भरी दुख की बदरी और तुमको नींव में ढूंढा, तुम में ढूंढी पीड़ा कहने वाली सहृदय, भावुक, अत्यंत संवेदनशील और समग्र नींव सृष्टि पर अनुकंपा व वर्षीण करने वाली छायावादी युग की अप्रतिम रचनाकार। और छायावादी युग के 4 स्तंभ गिने जाते हैं: प्रसाद, पंत, महादेवी और निराला। इनमें प्रसाद के साथ सदैव इतिहास बोध रहा तो पंत प्रकृति के कोमल कांत पदावली के रचनाकार के रूप में पहचाने गए। निराला अपनी ओजस्विता और रौद्रता के लिए तो महादेवी धीर गंभीर दर्द की दास्तान सुनाने वाली कवियत्री के रूप में पहचानी गई। फर्रुखाबाद में यानी कि उत्तर प्रदेश जन्मी महादेवी सही अर्थ में एक विदुषी और प्रगल्भ नारी के रूप में समग्र जीवन जी गई। मुख्यतः महादेवी कवियत्री ही रही, किंतु स्मृति की रेखाएं जैसी रचना के द्वारा उत्तम गद्यकार, रेखा चित्रकार के रूप में अपनी पहचान बनाने में सफल रही है। प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य और कुलगुरु के पद पर रहकर शिक्षा के क्षेत्र में आपने अनुपम योगदान दिया है। निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं आदि आपकी बहुचिंतित एवं लोकप्रिय रचनाएं हैं। यहाँ रानी नामक एक घोड़ी उनके 2 साथी निकी और रोजी के साथ आई है। सम्मिलित है, जिसका बड़ा मार्मिक और भावुकतापूर्ण शैली में चित्र अंकित किया है। ऐसा लगता है यह नेवला, यह कुत्ती और यह घोड़ी हमारे सामने ही है। पशु, पंछी और निर्दोष भोले ऐसे प्राणियों के प्रति महादेवी जी का स्नेह और प्रेम छलकता नजर आता है। रियासत होने के कारण इंदौर में शानदार घोड़ों और सवारों का आधिक्य था। इसके अतिरिक्त हम अंग्रेजों के बच्चों को छोटे टट्टुओं या सफ़ेद गधों, जिसकी जाति के संबंध में रामा ने हमारा ज्ञानवर्धन किया था, पर घूमते देखते थे। रामा की कहानियों में तो राजा अपराधियों को गधे पर चढ़ाकर देश निकाला देता था। इन्हें गधों पर बैठकर प्रसन्नता से घूमते देखकर विश्वास करना कठिन था कि इन्हें दंड मिला है। रामा के पास हमारी जिज्ञासा का समाधान था। इन्हें विलायत में गधे पर बैठने का दंड देकर भारत भेजा गया है, क्योंकि वहाँ यह वाहन नहीं है। एक दिन हम तीनों ने बाबूजी की मौखिक स्मृति पत्र यानी कि मेमोरेंडम दिया कि हमारे पास छोटा घोड़ा न रहना अन्याय की बात है। यदि अन्य बच्चों को घोड़े पर बैठने का अधिकार है तो हमें भी वह अधिकार मिलना चाहिए। बाबूजी ने हंसते हुए पूछा, सफ़ेद टट्टू पर बैठोगे यानी कि सफ़ेद घोड़े पर बैठोगे? तुम कहो के साथ ठेलम ठेल के उपरांत मैंने अगुआ होकर यानी आगे होकर गंभीर मुद्रा में उत्तर दिया, सफ़ेद टट्टू तो गधा होता है जिस पर बैठाकर सजा दी जाती है। तो पता नहीं हमारे ज्ञान के वजस्त्र स्रोत रामा को बाबूजी ने डांटा या नहीं, परंतु कुछ दिन बाद हमने देखा कि एक छोटा सा चॉकलेटी रंग का टट्टू आंगन के पश्चिम वाले बरामदे में बांधा गया है। बरामदा तो घोड़े बांधने के लिए बनाया नहीं गया था, अतः बाहर से टट्टू को लाने के लिए दीवार में एक नया दरवाज़ा लगाया गया और उसकी मालिश करने तथा खाने पीने, घूमने आदि उसकी देखरेख के लिए छुट्टन नाम का साइंस रखा गया। अब तो हम उस छोटे टट्टू से बहुत प्रभावित और आतंकित हुए। हमारे तथा हमारे अन्य साथी जीवों के लिए न मकान में कोई परिवर्तन हुआ, न कोई विशेष नौकर रखा गया। रामा को तो नौकर कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वह तो डांटने फटकारने के अतिरिक्त हमारे कान भी खींचता था और हमारी खिड़की तक दरवाजे में परिवर्तित नहीं हो सकी, जिससे हम रोजी और निकी के साथ कूदने के कष्ट से मुक्त हो सकते। बाबूजी से यह सुनकर भी कि वह टट्टू हमारी सवारी के लिए आया है, हम सब 4-5 दिन उससे रुष्ट और अप्रसन्न ही घूमते रहे, परंतु अंत में उसने हमारी मित्रता प्राप्त ही कर ली। रामा से उसका नाम पूछने पर ज्ञात हुआ कि उसे ताजरानी कहकर पुकारा जाता है। ताजमहल का चित्र हमने देखा था और रामा और कल्लू को माँ की सभी कहानियों में रानी के सुख दुख की गाथा सुनते सुनते हम उसके प्रति बड़े सदय हो गए थे। ताजमहल जैसे भवन की रानी होने पर भी यह वहाँ से कहानी की रानी की तरह निकाल दी गई है। यह कल्पना करते ही हमारी सारी ईर्ष्या और सारा रोष
करुणा से पिघल गया और हम उसे और अधिक आराम देने के उपाय सोचने लगे। वह इतनी सुंदर थी कि अब तक उसकी छवि आंखों में बसी जैसी है। हल्का चॉकलेटी चमकदार रंग जिस पर दृष्टि फिसल जाती थी, खड़े छोटे कानों के बीच में माथे पर झूलता अयाल का गुच्छा, बड़ी काली स्वच्छ और पारदर्शी जैसी आंखें, लाल नथुने जिन्हें फुला फुलाकर चारों ओर की गंध लेती रहती, उजले दांत और लाल जीभ की झलक देते हुए गुलाबी ओठों वाला लंबा मुंह जो लोहा चबाते रहने पर भी विशरत नहीं होता था। ऊंचाई के अनुपात से पीठ की चौड़ाई अधिक है, सुडौल मजबूत पैर और सघन पूंछ जो मक्खियां उड़ाने के क्रम में मोरछल के समान उठती गिरती रहती थी। उस समय यह सब समझने की बुद्धि नहीं थी, परंतु इतने दीर्घकाल के उपरांत भी स्मृति पट पर वे रेखाएं ऐसे उभर आती थी जैसे किसी अदृश्य स्याही से लिखे अक्षर अग्नि के ताप से प्रत्यक्ष होने लगते थे। हम बार बार सोचते हैं कि वह कुछ और छोटी क्यों न हुई होती तो हम रोजी और निकी के समान उसे भी अपने कमरे में रख लेते, और रानी को अपने कमरे में ले जाना संभव नहीं था। अतः अस्तबल उसे कहते हैं जहाँ पे घोड़ा बांधा जाता है, उसके घर को अस्तबल कहते हैं। बना हुआ बरामदी ही हमारी आरक्षता का कार्यालय बना। तो यहाँ पे लेखिका महादेवी बचपन से इंदौर में रही थी और वहाँ अंग्रेज बच्चों को गधे की सवारी करते देखकर उनको बहुत अचरज हुआ। उन्होंने सुना था कि गधे पर जो अपराधी लोग होते हैं, जिन्होंने कुछ गुनाह किया, उनको गधे पर बिठाया जाता है। तब उनके नौकर रामा ने उनकी ये शंका का समाधान कर दिया और उनसे कहा कि इन्हें विलायत में गधे पर बैठाने को दंड देकर भारत भेजा गया है। अब महादेवी और घर के दूसरे बच्चों ने कहा कि घोड़े पर बैठने का अधिकार हमें भी है, हम भी घोड़े पर बैठेंगे। पिताजी ने पूछा, क्या सफ़ेद टट्टू पर बैठोगे? तो महादेवी कहती हैं कि सफ़ेद टट्टू तो गधा होता है, उस पर तो जिसको दंड पाने वाले व्यक्ति हैं वही बैठते हैं। तो बच्चों की ये मांग पर रानी नाम की घोड़ी आ गई कि हमको बैठना, इसकी ये मांग थी। तो उसके लिए छुट्टन नामक साइंस रखा गया और घोड़ी के रख रखाव का प्रबंध किया गया। रानी घोड़ी का पूरा नाम ताजरानी था और पहले तो ताजरानी को देखकर बच्चों को कुछ अधिक अच्छा न लगा, किंतु फिर रानी के प्रति उनकी जो सहानुभूति थी वह बढ़ गई और उनसे सहानुभूति भी हो गई। रानी बहुत सुंदर घोड़ी थी, उसके चमकदार रंग और उसकी आँखें उसके चमकदार रंग पर आँखें पड़ती तो फिसल जाती थी। उसका चॉकलेटी रंग और झूलता अयाल था, पारदर्शी जैसी उनकी आँखें थी और उसके सफ़ेद उजले दांत थे, लाल जीभ थी और होठ गुलाबी थे और मोलछल जैसी उसकी पूंछ थी। गट्ठा हुआ उसका शरीर बहुत आकर्षित करता था। बच्चे रानी से हिलमिल गए, वे उसके शरीर पर खेलते, लिपटते, झूलते और अयाल में फूल खोजते। फिर रानी उनकी मित्र बन गई और पैर पटक कर या हिनहिनाकर बच्चों को अपने पास बुलाने लगी। जिन आदि खरीदकर घोड़ी पर सवारी करने का इंतजाम किया गया, किंतु बच्चे तो मनमानी करना चाहते थे। मनमानी किए बिना उन्हें संतोष नहीं हुआ। हम बार बार सोचते कि वह कुछ और छोटी क्यों न हुई होती तो हम रोजी और निकी के सामान उसे भी अपने कमरे में रख लेते। रानी को अपने कमरे में ले जाना संभव नहीं था। अस्तबल बना हुआ बरामद ही हमारी अराजकता का कार्यालय बना। बरामदा घोड़े बांधने के लिए तो बना नहीं था, अतः इसलिए उसकी दीवार में एक खुली अलमारी और कई आते ताक थे। उन्हीं में हमारा स्वेच्छा विस्थापित और शरणार्थी खिलौने का परिवार स्थापित होने लगा। रानी की गर्दन में झूल झूल कर, उसके कान और अयाल में फूल खोस खोस कर और उसको बिस्कुट, मिठाई आदि खिला खिलाकर थोड़े ही दिनों में हमने उससे ऐसी मैत्री कर ली, यानी कि दोस्ती कर ली, कि हमें न देखने पर वह अस्थिर होकर पैर पटकने और हिनहिनाने लगती थी। फिर हमारी घुड़सवारी का कार्यक्रम आरंभ हुआ। मेरे और बहन के लिए सामान्य और छोटी पर सुंदर जीन खरीदी गई और भाई के लिए चमड़े के घेरे वाली ऐसी जीन बनवाई गई जिससे संतुलन खोने पर भी गिरने का भय
नहीं था। बाहर के चबूतरे पर खड़े होकर हम बारी बारी से रानी पर आरूढ़ होते और छुटन साथ दौड़ता हुआ हमें घुमाता। सवेरे भाई बहन घूमते और स्कूल से लौटने पर तीसरे पहर या संध्या समय मेरे साथ वह कार्यक्रम दोहराया जाता। परंतु ऐसी सवारी से हमारी विद्रोही प्रकृति कैसे संतुष्ट हो सकती थी। अस्तबल में रानी की गर्दन में झूलकर तथा स्टूल के सहारे उसकी पीठ पर चढ़कर भी हमें संतोष न होता था। वो अस्तबल में जहाँ घोड़ा बांधा हुआ था उसका नाम रानी था, उसकी गर्दन पर बैठकर झूले खाते थे बच्चे और स्टूल रखकर उसकी पीठ पर चढ़कर बैठते थे, फिर भी उन्हें संतोष न होता था। अंत में एक छुट्टी के दिन दोपहर में सबके सो जाने पर हम रानी को खोलकर बाहर ले आए और चबूतरे पर खड़े होकर उसकी नंगी पीठ पर सवारी करके बारी बारी से अपनी अधूरी शिक्षा की पूरी परीक्षा लेने लगे। यह स्वाभाविक ही था कि ताजरानी हमारी अराजक प्रवृत्तियों से प्रभावित हो जाती। वास्तव में बालकों में चेतना के विभिन्न स्तरों का बोध न होकर सामान्य चेतना का ही बोध रहता है, अतः उनके लिए पशु पक्षी वनस्पति सब एक परिवार के हो जाते हैं। निक्की रानी की पूंछ से झूलने लगता था, रोज ही इच्छानुसार उसकी गर्दन पर उछलकर चढ़ती और नीचे कूदती थी और हम सब उसकी पीठ पर ऐसे गर्व से बैठते मानो मयूर सिंहासन पर आसीन हो, यानी कि मयूर सिंहासन पर हम बैठे हुए हो। रानी हम सब की शक्ति और दुर्बलता जानती थी कि हम में कितनी शक्ति है और कितनी हम में दुर्बलता है, नबड़ाई क्या है, ये जानती थी। उसकी नंगी पीठ पर अयाल पकड़कर बैठने वालों को वह दुल की चाल से इधर उधर घुमाकर संतुष्ट कर देती थी। परंतु एक बार मेरे बैठ जाने पर भाई ने अपने हाथ की पतली संटी उसके पैरों में मारी। संटी यानी कि सोटी जो लकड़ी होती है ना, वो उसके पैरों में मारी तो चोट लगने की तो संभावना ही नहीं थी, परंतु इससे न जाने उसका स्वाभिमान आहत हो गया। कोई दुखद स्मृति उभर आई। वह ऐसे वेग से भागी, वेग यानी झड़प से वह भागी मानो सड़क, पैर, नदी, नाले सब उसके पकड़ बांध रखने का संकल्प किए हो। कुछ दूर मैंने अपने आप को उस उड़न खटोले पर संभाला, परंतु गिरना तो निश्चित था। मेरे गिरते ही रानी मानो अतीत से वर्तमान में लौट आई और इस प्रकार निश्चल खड़ी रह गई जैसे पश्चाताप की प्रस्तर प्रतिमा हो। साथियों की चीख पुकार से सब दौड़े और फिर बहुत दिनों तक मुझे बिछाने पर पड़ा रहना पड़ा। स्वस्थ होकर रानी के पास जाने पर वह ऐसी करुण पश्चाताप भरी दृष्टि से मुझे देखकर हिनहिनाने लगी कि मेरे आंसू आ गए। एक बार भाई के जन्मदिन पर नानी ने उसके लिए सोने के कड़े भेजे थे, तो सामान्यतः हम कोई भी नया कपड़ा या आभूषण पहनकर रानी को दिखाने अवश्य जाते थे, परंतु सुंदर छोटे छोटे शेर मुंह वाले कड़े पहनकर भाई भी रानी को दिखाने गया और न जाने किन प्रेरणा से वह दोनों कड़े उतारकर रानी के खड़े सतर्क कानों में वलय की तरह पहना आया। अब उसने क्या किया, अपने हाथों में जो कड़े थे वह रानी की सतर्क कानों में उन्हें पहना दिया। फिर हम सब खेल में कड़ों की बात भूल गए और ये देखना भूल गए कि हाथ में कड़े नहीं है और खेल में पड़ गए। तो शाम का संध्या का समय भाई के कड़े रहित हाथ देखकर, यानी कि हाथों में कड़े ना देखकर, कड़े रहित यानी हाथों में कड़े नहीं थे, ये देखकर जब माँ ने पूछताछ की तब खोज आरंभ हुई, यानी कि उसको कड़ों को खोजने की शुरुआत हुई, पर कहीं भी कड़ों का पता नहीं चला। तो रानी ने अपने कान को खुरों से खोदती और हिनहिनाती रही। रानी थी, उसको पता था कि ये कड़े इधर छुपे हुए हैं, तो उसने अपने कान से उस मिट्टी को खोदना शुरू किया और हिनहिनाना शुरू कर दिया। अंत में बाबूजी का ध्यान उसकी ओर गया कि रानी हिनहिना रही है और उन्होंने मिट्टी हटाने का आदेश दिया कि ये मिट्टी हटाएं। किसी ने कुछ गहरा गड्ढा खोदकर दोनों कड़े गाड़ दिए थे उसमें और दंड तो किसी को नहीं मिला, परंतु रानी सारे घर के हृदय में स्थान पा गई और ये बात से सबको बहुत वह अच्छी लगने लगी। एक घटना अपनी विचित्रता में स्मरणीय है, यानी कि एक घटना है वो भी याद रहती है। एक सवेरे उठने पर हमने रानी के पास एक छोटे से घोड़े के बच्चे को देखा। यह कहाँ था कह कह कर हमने रामा को इतना थका दिया कि उसने निरुपाय घोषणा की कि वह नया जीव रानी के पेट में दाना चारा खाकर सो रहा था। भाई ने उत्साह से पूछा, और भी हैं? और रामा ने स्वीकृति में सिर हिलाया।
अब तो हम विस्मित भी हुए और क्रोधित भी। ये छोटे जीव कोई काम धाम नहीं करते और हमको पीठ पर बैठाकर दौड़ने वाली रानी का दाना चारा स्वयं खाकर उसके पेट में लेटे रहते हैं। तो भाई ने कहा कि रानी का पेट चीरकर हम कम से कम एक और बच्चा घोड़ा निकाल लें, तब बच्चे घोड़े पर वे छोटे बहन भाई बैठेंगे और रानी मेरी सेवा में रहेगी। ये प्रस्ताव मुझे भी उचित जान पड़ा, पर जब एक दोपहर को वह कहीं से साग काटने का चाकू ले आया, तब मेरे साहस ने जवाब दे दिया। एक और भी समस्या की ओर हमारा ध्यान गया। आखिर हम रानी का पेट सिएंगे कैसे? वो सोचते हैं कि काट तो देंगे, पर फिर सिएंगे कैसे? तो माँ की वो महीन सी सुई, यानी वो पतली सी सुई है, उससे तो सीना संभव नहीं था, क्योंकि टाट सीने का बड़ा, क्योंकि घोड़े की जो चमड़ी होती है वो बहुत मोटी और झाड़ी होती है। तो ये टाट सीने का बड़ा सूजा रामा अपनी कोठरी में रखता था, जहाँ हमारी पहुँच नहीं थी। कुछ दिनों के उपरांत जब रानी का अश्व शिशु कुछ बड़ा होकर दौड़ने लगा, तब हमें न अपना क्रोध स्मरण रहा और न प्रस्ताव। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे ये चैप्टर पूरा हुआ। यहाँ पे कुछ शब्दार्थ हैं। बद्री यानी बादल, अनुकंपा यानी दया भावना प्रकट करना, रियासत यानी राज्य, ठेलम ठाल यानी चलना, विलायत यानी ब्रिटेन, विस्थापित यानी स्थान से छूटा हुआ, स्तबल यानी घोड़ों का आवास, अयाल यानी लगाम, बागदौर, संटी यानी सोटी, बरामदा यानी डंडा। यहाँ पे मुहावरे, आँखों में बसना यानी हृदय में समाना, जवाब दे देना यानी अंत हो जाना, नष्ट होना। विद्यार्थी मित्रों, ये चैप्टर यहाँ पे पूरा हुआ। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।